नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मजे में होंगे। बच्चों, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट पार्ट 2 में मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे। हनी बी कल्चर इज ऑल्सो नोन एज, तो इसका आंसर होना चाहिए एपीकल्चर। हनी बी कल्चर को एपीकल्चर बोलते हैं। और एक दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था, फॉल और हैन कल्चर ऑल्सो नोन एज, तो आंसर होगा पोल्ट्री फार्मिंग। हनी बी कल्चर को हम साइंटिफिकली बोलते हैं एपीकल्चर, और मुर्गी पालन है उसको कहते हैं पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री कल्चर। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसे लगे थे? मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस के आंसर भी दे दिए। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड और फोए। तो क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हमारी आंखों से, नेक्ड आइज से वो दिखाई नहीं देते, ये दिखेंगे आपको माइक्रोस्कोप की मदद से। तो क्या वो हमारे मित्र हैं या हमारे दुश्मन हैं, ये इस बारे में आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, बहुत इंटरेस्टिंग है। और इस पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो अभी सारी दुनिया है वो इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से घबराई हुई है, संकट में है। तो क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैसे वो हमें मदद करते हैं या वो नुकसान करते हैं, कौन कौन सी बीमारियां करते हैं, क्या ये सिर्फ हमारे लिए घातक होते हैं या जानवरों के लिए भी होते हैं या पेड़ पौधों के लिए भी होते हैं, हमारी फसलें भी ये नष्ट करते हैं। तो सभी बातें हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस चैप्टर में इंटरेस्ट लेंगे। तो क्लास 8 का चैप्टर सेकंड शुरू करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फॉय। आप यहाँ देख पा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप में दिखते हैं, अलग अलग शेप, साइज, प्रकार के होते हैं। दीज आर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। कितने सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन क्या है? The microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eyes। मतलब आंखों के सामने अगर माइक्रोस्कोप आप नहीं यूज करेंगे, माइक्रोस्कोप के द्वारा हम इनको नहीं देखेंगे, तो नेक्ड आइज से आपको ये दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए इनको हम माइक्रो का मतलब क्या होता है, बहुत छोटे, माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। जो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं उनको ही हम माइक्रोस्कोपिक या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास, अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स, 4 प्रकार में बांटे गए हैं। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। तो बच्चों ध्यान करिए, बैक्टीरिया है, फंगी जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो नेक्ड आइज से आपके बिना सहायता, बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देखे जाते, उनको ही कहते हैं। ये फंगी हैं वो मैक्रोस्कोपिक होते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के भी दिख जाते हैं। मशरूम है वो भी फंगी है, परंतु कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ में स्टडी करेंगे। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोअन है जो यूनिसेलुलर सेल्स होती है, प्रोटोजोअन सेल है, वो भी माइक्रोस्कोपिक होती है। कुछ एल्गी हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो कहने का मतलब जो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं वो सभी किसमें शामिल होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में और माइक्रोब्स में। दीज आर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। कितने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं? स्पाइरल बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया, और इस प्रकार के ये टाइप है। यहाँ पर बैक्टीरिया के टाइप बताए गए हैं। इसके बाद में 4 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, स्पाइरल बैक्टीरिया, कॉकस बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया। इनके यहाँ पर टाइप्स हैं बैक्टीरिया शेप के आधार पर। एल्गी के टाइप हैं, ये
क्लैमाइडोमोनास है, यूनिसेलुलर, ये सेल आप देख पा रहे हैं जिनमें फ्लैजिलम पाई जाती है, ये फ्लैजिलम है। और ये क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, आई स्पोर्ट, इस फिलामेंटस एल्गी भी पाए जाते हैं, स्पाइरोगायरा जो पानी, मीठे पानी में मिलते हैं। प्रोटोजोवन देखिए आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, अमीबा, पैरामीशियम, इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने अमीबा देखा था जहां पर वो फूड ले रहा था, पैरामीशियम भी हमने पढ़ा। तो ये प्रोटोजोवन है जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखे जाते हैं। फंगी यहाँ पर देखिए, ब्रेड मोल्ड्स, जो ब्रेड पर फंगी लग जाते हैं, ब्रेड मोल्ड भी हमने बच्चों पढ़े। पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है, जो माइक्रोस्कोपिक फंगी होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है वायरसेस। यहीं पर दुनिया अटकी हुई है बच्चों, वायरसेस पर। जो कोरोना वायरस है उसने दुनिया को हिला दिया है, कटघरे में ला दिया है, खतरे में ला दिया है। तो ये वायरस कैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है, वो सारी चीजें हम आज पढ़ेंगे। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, कहाँ मिलते हैं, कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज एल्गी एंड फंगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, पर बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है? एल्गी और फंगी हैं। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब सभी परिस्थितियों में रहने की क्षमता रखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सूटेबल कंडीशंस में भी रहते हैं, जहां पर हम रहते हैं वहां पर भी पाए जाते हैं, परंतु विपरीत परिस्थितियों में भी रहते हैं। जैसे यहां पर आपके बताया है, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू मार्सी लैंड, जहां पर बाकी जीवन पॉसिबल नहीं होता उस जगह पर भी पाए जाते हैं। कोल्ड क्लाइमेट में मिलते हैं, आइस पर मिलते हैं, ग्लेशियल्स पर मिलते हैं। हॉट स्प्रिंग्स होती हैं, गर्म जल धाराएं होती है समुद्र के अंदर, वहां पर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। डेजर्ट में जहां पानी की समस्या होती है, टेम्परेचर की समस्या होती है, वहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और बच्चों जो सड़ी गली चीजें होती है, सड़ी दलदल वाली स्थानें होते हैं, जिनको मार्सी लैंड्स बोलते हैं, जहां पर बदबू आती रहती है, उस जगह पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जिनको मार्सी लैंड बोलते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हमारी बॉडी के अंदर भी हजारों प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हर इंसान की बॉडी का एक पर्टिकुलर ओडोर होता है, स्मेल होता है। वहां पर ये क्यों है? एक इंसान की बॉडी की स्मेल है वो अलग है, दूसरे के पसीने की स्मेल अलग है। वो किस वजह से है, ओडोर किस वजह से है? क्योंकि वहां पर अलग अलग प्रकार के, एक में अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, दूसरे के ऑर्गेनिज्म में अलग प्रकार के हैं। तो बॉडी सरफेस पर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। आपके माउथ के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। आपके बॉडी के अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, परंतु अधिकतर हैं वो नुकसानदायक होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ ऑर्गेनिज्म है पैरासाइट के फॉर्म में रह सकते हैं, या कहना चाहिए कि दूसरे की बॉडी पर रहते हैं। और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फ्री लिविंग रहते हैं, मतलब किसी दूसरे के शरीर पर, दूसरे की बॉडी पर नहीं पाए जाते। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लाइव अलोन, वो तो पानी के अंदर मिलता है अमीबा, किसी पर, दूसरे के शरीर पर नहीं रहता, दूसरे की बॉडी पर नहीं रहता है, तो अमीबा है वो फ्री लिविंग है। पैरामीशियम भी फ्री लिविंग है। वाइल फंगी एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज, कुछ सिंगल भी रहते हैं, कुछ कॉलोनीज में पाए जाते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, कुछ पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब बात करेंगे जो काम की बात है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे काम आते हैं, जो हमारे उपयोगी हैं, जिनके बिना हमारा जीवन है वो मुश्किल में पड़ जाएगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, हमारे मित्र दोस्त कहलाते हैं। Microorganisms are used for various purposes. They are used in the preparation of curd.
बच्चों, दूध से दही बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो आप इमेजिन करके देखिए, अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हो, लैक्टोबैसिलस नहीं हो, तो दूध से दही नहीं बनेगा, और दही नहीं बनेगा तो जो माखन चोर है माखन नहीं चुरा सकेगा। तो ये बहुत जरूरी है। दही हमारे लिए, लस्सी दही बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आते हैं, बहुत उपयोगी है, हमारे मित्र हैं। ब्रेड बनाने में, बेकरी में और केक बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आते बच्चों। अलग अलग फंक्शन पर हम केक काटते हैं, आपके हैप्पी बर्थडे पर केक कटता है, इसके साथ में मैरिज एनिवर्सरी है या उस दूसरे फंक्शन होते हैं, वहां पर केक कटते हैं, केक लाया जाता है, खाया जाता है। ब्रेड भी आप बड़े अच्छे तरीके से, डबल रोटी है, ब्रेड है, और इस प्रकार के बहुत सारे बेकरी उद्योग है, वो सारा निर्भर करता है किस पर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर। तो आप इमेजिन करके देखिए, अगर ये नहीं हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हमारी लाइफ से एक बहुत बड़ी पार्ट है वो आपको सुलभ नहीं होगा, उपलब्ध नहीं होगा। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने की चीजें बनाने के अलावा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो एनवायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं, डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। केमिकल्स हैं या ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उनको डिकम्पोज करके और लेस पोल्यूटेंट या हार्मलेस कंपोनेंट में बदलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द ऑर्गेनिक वेस्टेज, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल फेसेस, मतलब फीकल मैटर होता है, जो गंदगी होती है एनिमल की, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। आपने गोबर से खाद बनते देखा होगा, गंदगी है वो सड़ गल करके और मिट्टी बन जाती है। ये मिट्टी कौन बनाएगा? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही बनाएंगे। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। और बच्चों, जो मेडिसिन है वो भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त हो रही हैं। बहुत सारी मेडिसिन है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से हम बनाते हैं। एंटीबायोटिक्स है, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक, एंटी वर्मल, जो मेडिसिन तैयार होती है, वो भी किसकी द्वारा बनती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो ये तो हमारे बहुत बड़े दोस्त हुए। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और सॉइल में नाइट्रोजन की कंपाउंड फॉर्म में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है, और प्लांट है उस नाइट्रोजन पर निर्भर करते हैं। राइजोबियम है, नोस्टॉक है, एनाबिना है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। गोबर से गोबर गैस बनाने में मदद करते हैं, जो मेन्योर्स बनाने में मदद करते हैं। तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं। तो ये बात साथ में हमें ध्यान रखनी है। मेकिंग ऑफ कर्ड देखिए कैसे बनेगा। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ दीज द बैक्टीरियम। कौन सा बैक्टीरिया याद रखना है आपको, लाइफ में भूलना नहीं है। लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द formation of curd. It multiplies in milk and convert it into curd. Bacteria are also involved in the making of cheese. आपको पनीर बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आते हैं। चीज, पिकल्स, जो खट्टा मीठा जो अचार होता है, वो भी बनाने में काम आते हैं। मुंह में पानी आना शुरू हो गया ना? तो चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडली बनाने के लिए, भटूरा बनाने के लिए, ये सब चीजें आपको, छोले भटूरे आप खाते हैं तो वहां पर भटूरे, छोले भटूरे बनाने के लिए, और बहुत सारे चीजें, दही भल्ला है, दही बड़े हैं, वो सब बनाने में दही की जरूरत होती है। अगर दही नहीं होगा तो दही भल्ले कैसे होंगे, दही बड़े कैसे होंगे, और ये सारी चीजें आप कैसे बना पाएंगे, इडली कैसे बना पाएंगे। आप इडली के साथ में डोसा, बिल्कुल डोसा है, चौड़ा सा एक रोटी जैसा होता है, साउथ में बहुत खाया जाता है, आप लोग भी खाते हैं। तो ये सब किसकी वजह से होते हैं? आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। मेकिंग ऑफ ब्रेड,
Yeast produces rapidly and produces carbon dioxide during respiration. Bubbles of the gas fill the top and increase its volume. This is the basis of the use of yeast in the baking industry for making breads, pastries and cakes. जो यीस्ट होता है एक फंगी है, यूनिसेलुलर फंगी है। सैकरोमाइसिस सर्विसी एक फंगी है जो ये ब्रेड बनाने के लिए काम आता है। ब्रेड का जो डो होता है, डो का मतलब आटा है, सॉल्यूशन बना करके और उसमें यीस्ट पाउडर डाल देते हैं, वो ग्रो करते हैं। ग्रो करने पर वो CO2 गैस रिलीज करते हैं और वो गैस है वो निकलती है बुलबुलों के रूप में, तो ये पफी हो जाते हैं, स्पंजी हो जाते हैं। तो हमारे लिए जो ब्रेड बनती है वो यीस्ट की मदद से, इसके साथ में ही पेस्ट्रीज बनती हैं, केक बनते हैं, बहुत सारी चीजें जो आप बहुत स्वाद से खाते हैं, बहुत इंटरेस्ट से खाते हैं। ये किसके द्वारा किसकी मदद से बना पा रहे? यीस्ट के द्वारा। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। Commercial use of microorganisms. Microorganisms are used for the large scale production of alcohol. जो अल्कोहल बनाने में काम आते हैं, वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर। yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown in natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juices, etc. The process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. बच्चों, दुनिया में जितनी भी अल्कोहल बन रही है, वाइन बन रही है, बहुत सारे विनेगर बन रहे हैं जो खट्टापन लाने के लिए काम आते हैं, ये किसके द्वारा बन रहे हैं? यीस्ट के द्वारा बन रहे हैं। यीस्ट क्या है कि जो सड़ी गली चीजें होती है, अनाज होता है और फल फ्रूट होते हैं, गन्ने का रस है, गन्ना है वो उपयोगी है, काम का है, उसको तो चीनी गुड़ शक्कर बनाने में काम लेते हैं, और जो बाकी बचा हुआ कचरा होता है उसको सड़ाते हैं और वहां पर यीस्ट उसमें डाल देते हैं, तो वो यीस्ट उसको सड़ा करके और क्या बना देता है? अल्कोहल, वाइन बना देता है। और अल्कोहल, वाइन या इस तरीके के अल्कोहलिक प्रोडक्ट है वो बच्चों बहुत सारे काम आते हैं। आपके सैनिटाइजर बन रहे हैं, सैनिटाइजर है वो डिसइंफेक्शन में काम आते हैं। जो ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन थिएटर में जो इंस्ट्रूमेंट काम लिए जाते हैं, जो औजार काम लिए जाते हैं, उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए, जर्म फ्री करने के लिए ये अल्कोहल काम आती है। ये अल्कोहल है जो पेंट कलर के लिए जो इंडस्ट्री होती है वहां पर काम आती है। बहुत सारे दूसरे और उपयोग हैं, और एक गलत उपयोग इसका है, इसको लोग नशे के रूप में भी काम लेते हैं। तो बच्चों, रंगाई, बुनाई, छपाई, ये सारी चीजों में अल्कोहल काम आती है, परंतु उसके ड्रॉबैक भी है। उसको लोग पीने में भी काम लेते हैं, और जो सड़ी गली चीजों से जो अल्कोहल बन रही है, इसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं बच्चों। इसके बाद में हम एक्टिविटी भी यहाँ करेंगे। टेक ए 5 ml बीकर, 500 ml बीकर लेकर के, फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर, डिजोल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, एड हाफ ए स्पून ऑफ yeast पाउडर टू द sugar solution, keep it covered in a warm place for 4-5 hours. Now smell the solution. Could you get a smell? आप यहाँ पर चीनी डाल रहे हैं, उसके अंदर आपने डाला ईस्ट पाउडर जो घरों में मिलता है, क्योंकि ये बच्चों डो उठाने के लिए, मैदा को उठाने के लिए, मैदा से जलेबी भी बनती है, बहुत सारी चीजें बनती है, मैदा को उठाने के लिए घरों में रखे जाते हैं। तो ये चीनी है, इसको पानी में मिला करके इसके ऊपर आप ईस्ट पाउडर डालिए, ईस्ट ग्रो कर जाएगा यहाँ पर, और वहां पर एक अजीब तरीके की 4-5 घंटे के बाद में वहां बुलबुले उठने लगेंगे गैस के, और साथ में ही वहां एक अजीब तरीके की स्मेल आएगी। तो ये आप अपने घरों में करके देख सकते हैं। फर्मेंटेशन देखिए, ये यीस्ट फर्मेंट करना है। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल
by yeast. This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. ये फर्मेंट होना शुरू हो जाता है, अलग तरीके की स्मेल आना शुरू हो जाती है। और नेक्स्ट है यूज, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दवाओं के रूप में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम आते हैं। whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsule or injections such as of penicillin. अभी पेंसिलिन के बहुत सारे, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, एमॉक्सिप्लिन, एमॉक्सिलिन, ये बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बन चुके हैं। और ये एंटीबायोटिक्स हैं, वो एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट में, और बायोटिक्स मतलब लाइफ, जो हमारी शरीर में रोग कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में ये एंटीबायोटिक्स है वो दी जाती है। और ये बनती है, हम एंटीबायोटिक्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। The source of these medicines is microorganisms. These medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganism. Disease causing microorganism को ये kill करते हैं। Such medicines are called antibiotics. These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये बहुत सारे टाइप के एंटीबायोटिक्स हैं जो मार्केट में मिलते हैं। डॉक्टर रिकमेंड करता है इनको, दवाओं को। आर सम ऑफ द कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया, इनसे हमें ये प्राप्त होते हैं। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of disease. बहुत सारी प्रकार की बीमारियों को सही करने में एंटीबायोटिक्स है वो लार्ज स्केल पर बनती हैं और हम काम लेते हैं। Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. अब वो टेबलेट तो नहीं ले सकते हैं, मुर्गा है उसको आप इंजेक्शन लगाने जाएंगे क्या? टैबलेट नहीं लेंगे। तो उनके भोजन में उनका जो फीड होता है, उनका दाना होता है, उसी के अंदर हम ये एंटीबायोटिक्स डाल देते हैं जिससे वो ठीक हो जाते हैं अगर बीमार हैं तो। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। एंटीबायोटिक्स है बहुत सारे प्लांट डिजीज को भी कंट्रोल करने में काम लिए जाते हैं। और बच्चों, ये है सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक्स के रूप में किसने काम लिए, किसने खोजा था? तो यहाँ हम देखेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन, जो एक फंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको खोजा था। In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease-causing bacteria. Suddenly, he found the spores of a little green mold in one of his culture plates. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. मतलब वो जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था, बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो एक प्लेट है उसमें पेनिसिलिन फंगस लग गया और उसने उस प्लेट के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया को किल कर दिया था। तो फिर उसको पता लगा, अरे ये तो बड़ी काम की चीज है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देती है, बैक्टीरिया को मार देगी। तो इस पेनिसिलिन की खोज की गई थी। और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पेनिसिलिन की खोज करने की वजह से ही ये बड़ा फेमस हुआ और इनको फिर एंटीबायोटिक्स के रूप में लेना शुरू किया। इसके बाद में वैक्सीन, वैक्सीन की बात भी चल रही है। वैक्सीन क्या है? फादर ऑफ वैक्सीन कौन कहलाता है? अलेक्जेंडर, ये एडवर्ड जेनर कहलाता है। एडवर्ड जेनर, आप देख पा रहे हैं, एडवर्ड जेनर एंड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। Edward Jenner discovered the vaccine for smallpox in 1798. It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor. Also, you must finish the course prescribed by the doctor. If you take antibiotics when not needed or in wrong doses, it may make the drug less effective and you might need it in future. Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by viruses.
तो बच्चों ये बात हमने पढ़ी, जो एंटीबायोटिक्स की सबसे पहले खोज करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और दवाओं के रूप में एंटीबायोटिक्स है वो ली जाती है। और याद रखना, एंटीबायोटिक जब डॉक्टर कहे तो ही लेनी है, ऐसा नहीं है कि मार्केट से लेकर के खाना शुरू कर दिया। और जितनी एंटीबायोटिक्स डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब्ड की है, लिखी है, उतनी ही लेनी चाहिए। इसके साथ में ही ये एंटीबायोटिक्स है वो फ्लू में और कोल्ड में काम नहीं करती। मतलब फ्लू और कोल्ड और जो अभी कोरोना वायरस है, इसके अगेंस्ट में एंटीबायोटिक्स नहीं बन पा रही हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वायरस की दवा क्यों नहीं बना पाते। आपके लिए आज एक क्वेश्चन है, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्या कहते हैं? व्हाट इज टर्म फॉर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म? तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप लाइक और शेयर करें। और बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल का नाम है नॉलेज मंडली। नॉलेज मंडली के साथ में रहेंगे तो एंजॉय करेंगे, पढ़ाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।